बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें हम कुछ बेसिक आइडिया देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है और सर्कुलर मोशन की टाइप्स पे भी कुछ थोड़ी सी बात मैं करूँगा कि सर्कुलर मोशन की टाइप्स कौन सी होती हैं। एक स्लाइड से डिफरेंस देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में और रोटेशन मोशन का आपस में लिंक क्या है या इनमें डिफरेंस क्या है। और जो सबसे हमारा जो मेन टॉपिक होगा आज का वो ये होगा कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। कि हम ये देखेंगे कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके कितने टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। ठीक है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक आज का जो है वो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस पूरे लेक्चर जब आप एंड तक पहुँचे, अगर आप पूरा सुन रहे हैं तो आपको एंड तक सर्कुलर मोशन के जो एक्सेलरेशन है उस पर आपको कंप्लीट ग्रिप होगी और आपको आइडिया हो चुका होगा कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके कितने टाइप के एक्सेलरेशन होंगे, उनकी डायरेक्शन क्या है, उनको कैलकुलेट करें कैसे करेंगे, उनके फार्मूलाज क्या हैं और उन सब एक्सेलरेशन का आपस में लिंक क्या है। ये आज के लेक्चर में हम समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन से ना। देखिए, सर्कुलर मोशन के बारे में एक लाइन तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये बात हम सबको याद है कि मोशन ऑफ ए बॉडी, सपोज करें एक बॉडी है और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ कहते हैं। तो मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग जो उसकी मोशन है उसका हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। या समटाइम लोग ये भी कहते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग दी सर्कमफेरेंस, अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। वही बात है, फिर भी इसी पाथ को सर्कमफेरेंस बोलते हैं ना। इन इस पाथ की लेंथ असल में क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। तब ये कहते हैं मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, तब भी सर्कुलर मोशन है। अब ये कहते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसको भी सर्कुलर मोशन कहेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन जो बॉडी का डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट का मतलब यहाँ पर सेंटर है ना, तो उस बॉडी का किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, यानी सेंटर से डिस्टेंस मुझे बताएं चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो किसी भी वक्त जो है वो चेंज नहीं हो रहा और हर पॉइंट पे सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम है और सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो ये बात भी याद रखनी कि सर्कुलर मोशन वो आपका मोशन की एक स्पेशल टाइप है जिसमें बॉडी मूव तो कर रहा होता है, यानी सर्कुलर मोशन की वो स्पेशल टाइप है जिसमें बॉडी मूव तो कर रहा होगा, लेकिन ड्यूरिंग द मोशन उस बॉडी का किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर वो फिक्स पॉइंट जिससे उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता वो सर्कल का सेंटर होता है। तो ये बस तीनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर कभी एमसीक्यू यहाँ से बन जाए तो इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब सर्कुलर मोशन का तो हमें आइडिया हो गया कि सर्कुलर मोशन क्या है। अब देखते हैं रोटेशन मोशन क्या है ना। इसको समझने के लिए मैं अगेन लास्ट लेक्चर मैंने जो फ़ैन था उसके विंग की एग्जांपल ली थी। ये सपोज करें बच्चों एक फ़ैन है, उसका एक विंग है और ये उसका एक्सिस रोटेशन मैंने बना दी है। ये फ़ैन का एक विंग है, ये उसका एक्सिस रोटेशन है और इस एक्सिस के राउंड इस फ़ैन के विंग ने रोटेट करना है। मुझे बताएं इस विंग के ऊपर एक पॉइंट होगा, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होंगे। इस विंग के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। सपोज करें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब जब फ़ैन का विंग यूँ हॉरिजेंटल प्लेन में मूव करेगा तो इसका ये वाला जो पॉइंट होगा ये अपनी यूँ मोशन कर रहा होगा, इसकी भी सर्कुलर मोशन होगी। पॉइंट बी भी यूँ मूव कर रहा होगा, इसकी भी अपनी सर्कुलर मोशन होगी और पॉइंट सी भी यूँ मूव करेगा, उसकी भी अपनी सर्कुलर मोशन होगी। इसका मतलब ये हो कि जो तीनों पार्टिकल्स हैं ये एक ही बॉडी के पार्टिकल हैं और तीनों पार्टिकल अपने अपने सर्कल में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो पॉइंट ए की भी सर्कुलर मोशन, बी की भी सर्कुलर मोशन, सी की भी सर्कुलर मोशन। तो अब रोटेशन मोशन क्या है ना, तो रोटेशन मोशन के बारे में मैं एक लाइन लिखता हूँ कि व्हेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, व्हेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव then their motion is called rotational motion।
तो जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल की हम बात करें, एक पार्टिकल की बात करें तो कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन। और जब इन सारों की मोशन को इकट्ठा पढ़ लें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन मोशन कहते हैं। तो एक पार्टिकल की मोशन तो सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन क्या है, उसकी 3 डिफरेंट डेफिनेशन हमने देखी हैं। लेकिन जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसमें ये तीनों पार्टिकल एक ही बॉडी के हैं और सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो ऐसी कंबाइंड मोशन को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, रोटेशन मोशन का ही नाम देते हैं। तो थोड़ा वर्ड याद रखना है कि व्हेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव देन देयर मोशन इज़ नेम्ड एज रोटेशन मोशन। अब हम आते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ, कि हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है इन किस में, सर्कुलर मोशन में। अब जो सर्कुलर मोशन होती है ना, इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, यानी सर्कुलर मोशन की भी 2 टाइप्स बनती हैं। इसमें एक जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और दूसरी जो टाइप है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब ये दोनों हैं तो सर्कुलर मोशन ही, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म होने में और नॉन यूनिफॉर्म होने में ना। अब बस एक वर्ड याद रखो कि अगर बॉडी जो मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ में, अगर उस बॉडी की v कांस्टेंट हो ना, v मीन उसकी लीनियर स्पीड, वेलोसिटी नहीं कह रहा, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। और अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल स्पीड है, अगर उसकी स्पीड वेरिएबल है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो सर्कुलर मोशन की 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आपका जो कोर्स है, जो टेक्स्ट बुक आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें जो सारे टॉपिक्स हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हैं और उसमें उसने ये अज्यूम किया हुआ है कि बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन जब आपके एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के भी आते हैं और कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के भी आते हैं। तो हम इन दोनों मोशन को कंबाइन करके पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बनाएंगे और कुछ जो क्वेश्चन हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के भी देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बच्चे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके मैथमेटिकल एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे। तो इसके लिए आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखना होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v²/r। v यहाँ पर बॉडी की स्पीड है और r यहाँ से सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ से बहुत बेसिक से एमसीक्यूज आपके ये बन जाएंगे कि आपको अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का और बॉडी की स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो AC का r के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, अगर हम बॉडी की स्पीड को डबल कर दें तो बताएं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो स्पीड को डबल करने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4 टाइम हो जाएगा। आपको पता है ना, अपने दोनों साइड बैलेंस करनी होती है। इधर तो v डबल हुआ है, लेकिन इस तरफ अगर आप 4 लगाएंगे तो दोनों साइड बैलेंस होंगी, क्योंकि इस 2 का यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, स्क्वायर लिया जा रहा है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, बस आपको आइडिया होना चाहिए। आपके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इस फार्मूला के एमसीक्यूज इस टाइप के आ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में v और r गिवन हो तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। या अगर इसमें मैं किसी और को सब्जेक्ट बना दूँ, किसी और को सब्जेक्ट बनाने का मतलब अगर रेडियस के क्वेश्चन आ जाए तो उसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, v²/ac होगा। या अगर इसी क्वेश्चन में v के क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रहा है सर्कल में वो v कैलकुलेट करो, तो v² को इसी साइड पर रहने दो, तो AC इंटू r हो जाएगा। इस तरफ v का स्क्वायर आ रहा है, हमें v चाहिए तो बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, अंडर ले लेंगे। तो v का जो फार्मूला बनेगा वो AC इंटू r हो जाएगा। तो बच्चे दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, एक तो आपको इस फार्मूला में से AC के क्वेश्चन आएंगे जब v और r आपको गिवन होंगे। एक इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि v को डबल हाफ करें तो AC पे क्या इफेक्ट होगा, या AC की कोई चेंज गिवन हो तो उससे आप v बता सकते हैं, एक बात होगी। दूसरा, इसमें रेडियस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बॉडी की स्पीड अगर आपको गिवन हो और उस सर्कुलर पाथ का अगर आपको रेडियस गिवन हो तो उस पॉइंट पे आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आपके पास v के क्वेश्चन आ सकते हैं और v का फार्मूला AC इंटू क्या होगा, r के इक्वल होगा। बस ये चीज़ें याद रखनी। इसी फार्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। आप लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है v=r ओमेगा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, v² लिखा हुआ है। तो v² किसके इक्वल होगा, r² और ओमेगा² होगा। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ज़रा गौर करें, AC किसके इक्वल बनेगा, v² की जगह पर लिख देंगे r²
ओमेगा स्केयर ओवर आर, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। इसके एक तो क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनते हैं। और आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका एंगुलर स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एंगुलर स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और ये कब होल्ड करेगा? जब सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होगा। अगर आपका यूँ क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डबल कर दें, इफ़ यू डबल द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन एंगुलर स्पीड, यानी अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डबल करना चाहते हैं तो आपको एंगुलर स्पीड कितने टाइम चेंज करनी पड़ेगी, ये उसका क्वेश्चन है। बाय कीपिंग रेडियस कांस्टेंट, कि रेडियस को कांस्टेंट रख के अगर हम इसको डबल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको ओमेगा कितने टाइम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो रूल ये होता है बच्चे, दोनों साइड बैलेंस करनी होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसका 2 लगा देता हूँ तो दोनों साइड बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि इधर तो इसकी कोई पावर नहीं थी, इधर ओमेगा का स्केयर आ रहा है ना, तो 2 लगाने से उस साइड पे असल में 4 एक्स्ट्रा चला, 4 बन गया ना उधर। हमें इधर 2 है तो उधर भी 2 ही बनाना है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्केयर लेने से 2 बने। तो यहाँ क्या नंबर लिखेंगे जिसका स्केयर लेने से 2 बने? तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, हम √2 लिखेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डबल करना चाह रहे हैं तो आपको एंगुलर स्पीड को √2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा, की बात याद रखनी। दूसरा वही बच्चे ऊपर वाला पैटर्न दोबारा आप रिपीट कर लें कि अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप रेडियस को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। रेडियस को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो ए सी ओवर ओमेगा स्केयर हो जाएगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर स्पीड आपको गिवन हो तो यहाँ से आप उस सर्कुलर पाथ का रेडियस ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह बच्चों ओमेगा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओमेगा स्केयर को अगर मैं इसी साइड पर रहने दूँ तो ये ए सी आर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए सी बाई आर हो जाएगा। हमें तो क्योंकि सिंपल ओमेगा चाहिए तो दोनों साइड पे √, ले लेंगे तो स्केयर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सर्कल का रेडियस पता हो तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जितने मैंने पैटर्न लिखे हैं इनके आपको असाइनमेंट्स में और हमारे एकेडमी के टेस्ट में इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। जस्ट आप लोगों ने इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है और कोई लॉजिक नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए जो फार्मूला भी आप लोगों ने लिखा है ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर, इसकी फॉर्म चेंज होकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर्म इसकी कैसे चेंज हो सकती है? आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज़ ये भी सीखी थी, ओमेगा 2 पाई ओवर टी भी होता है। अगर मैं ओमेगा को 2 पाई ओवर टी लिख दूँ तो आर ओमेगा स्केयर है ना, तो बन जाएगा 4 पाई स्केयर, 2 पाई का 4 पाई स्केयर ओवर टी स्केयर हो जाएगा। तो इसमें भी ज़रा देख लें कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा गया हो और आपको रेडियस और टाइम पीरियड गिवन हो तो इस फार्मूला से आप तब भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ से मैं आइडिया हो गया कि एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से टाइम पीरियड को सब्जेक्ट बना लूँ, टाइम पीरियड किस चीज़ का है? इस सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी रिवॉल्व कर रहा है तो कितना टाइम लेगा ना, कंप्लीट रोटेशन के टाइम को हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं। अगर इसको मैं उस तरफ ले जाऊँ तो आर 4 पाई स्केयर ओवर ए सी हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन के बोथ साइड पे हम अंडर लें तो आपका टाइम पीरियड का जो फार्मूला बन जाएगा वो 4 पाई स्केयर तो अंडर से बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आकर 2 पाई हो जाएगा और आर ओवर ए सी हो जाएगा। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये किसी भी बॉडी का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला है अगर वो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो। तो अगर मैं उस सर्कल का रेडियस गिवन हो और उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो तो हम इजीली उस पार्टिकल का टाइम पीरियड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले को आप ओमेगा 2 पाई ओवर टी भी होता है ना, तो ओमेगा को हम बच्चे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला फार्मूला जो है उसके फ्रीक्वेंसी की फॉर्म के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ए सी इक्वल टू आर 2 पाई एफ का स्केयर करें तो 4 पाई स्केयर इंटू एफ स्केयर। तो ये फार्मूला आप लोगों ने माइंड में रखना है। फिर ये सारे फार्मूलात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अब ये सारे फार्मूलात याद रखें, आज सिर्फ ये बेसिक 2 फार्मूले याद रखें, ए सी इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर और ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। अगर आपको ये 2 फार्मूलात याद हैं और बाकी आपको ये पता है कि इनमें से कैसे कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं और थोड़ी सी वैल्यूज पुट करके लाइक इसकी प्रैक्टिस करने का क्या मेथड है, आप खुद से कोई रेडियस सपोज करें, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सपोज करें, खुद से क्वेश्चन बनाएं और टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करें, 2 क्वेश्चन बनाएंगे आपको फार्मूला याद हो जाएगा। यही मेथड भी होता है। इस तरह बच्चे अगर आपको रेडियस के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो डायरेक्ट आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बता सकते हैं।
इवन अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ जाए तो वो भी यहाँ से बन जाएगा, एफ स्केयर उसी साइड पर रहेगा, तो ए सी ओवर आर 4 पाई स्केयर हो जाएगा। हमें एफ स्केयर के बजाय एफ ही पूछेगा, तो आप बोथ साइड पे अंडर रूट ले लें, ये एफ इज़ इक्वल टू 4 पाई स्केयर बाहर आकर 1/2 पाई और ए सी बाय आर की इक्वल हो जाएगा। ये जो बच्चे दो पैटर्न हैं ना, ये दोनों पैटर्न काफ़ी अनकॉमन हैं, तो आप लोगों ने इनकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी कि सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन भी आ जाएं तो उसके लिए भी आपको दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है और एक आपको रेडियस रिक्वायर्ड होता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता हों तो आप टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब मैं ये वाला फार्मूला लिखवा रहा था ना आपको वी स्केयर ओवर आर, और जब मैंने ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर पढ़ाया तो मैंने ए सी का वी के साथ तो रिलेशन आपको बता दिया था स्केयर का है, और ए सी का ओमेगा स्केयर के साथ भी बता दिया था स्केयर का है। रिलेशन की बात करूँ, इसे रिलेशन कहते हैं, ये तो इक्वेशन है ना, ये रिलेशन है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में ए सी का आर के साथ रिलेशन नहीं बनाया, ठीक है, और यहाँ पर भी ए सी का आर के साथ रिलेशन इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि इस फार्मूले का अगर आप ज़रा देखते हो तो इस फार्मूला में ए सी और आर का आपस में कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, देख लें। और इस फार्मूले में देखते हो अगर आप तो ए सी का और आर का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी एक फार्मूले में डायरेक्ट है, एक फार्मूले में इन्वर्स रिलेशन है। न्यूमेरिकल आ जाए ना तो उसमें तो इक्वेशन यूज़ होती है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको आर ओमेगा गिवन है, इधर से हल करो, वी और आर गिवन है, इधर से आंसर निकाल लो। लेकिन ये मसला है कि जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, इन क्वेश्चन सपोज करें क्या बनेगा, वही आता है कि एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, जिस तरह ये बॉडी सर्कल मूव कर रहा है, वो कहते हैं हम सर्कल के रेडियस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, हम सर्कल के रेडियस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बताएं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। ये सवाल है ना कि रेडियस को इंक्रीज़ करने से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों मसला ये आ रहा है कि इधर से देखेंगे तो रेडियस को इंक्रीज़ करने से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो रेडियस के इंक्रीज़ होने से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये हमारा जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मैं उस फार्मूला को कहता हूँ जो हम हमेशा यूज़ करेंगे, तो हम हमेशा ए सी और आर का इन्वर्स यूज़ करेंगे। तो फिर ये वाला कब यूज़ करेंगे, जब इसकी कंडीशन गिवन होगी, और इसकी कंडीशन ये है कि ए सी और आर का डायरेक्ट रिलेशन अब सिर्फ उस वक्त क्वेश्चन में यूज़ करेंगे जब आपको स्टेटमेंट में कहीं लिखा होगा बाय कीपिंग ओमेगा कांस्टेंट। तो अगर वो कहते हैं ना बाय कीपिंग ओमेगा कांस्टेंट, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है ए सी और आर का आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये ओमेगा कांस्टेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो हमेशा आप लोगों ने इन्वर्स ही यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप नोट करें कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इफ़ वी डबल द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इफ़ वी डबल द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बाय कीपिंग ओमेगा कांस्टेंट। तो देखिए इस सवाल में मैंने क्या बोला है, बाय कीपिंग ओमेगा कांस्टेंट। तो इस ओमेगा कांस्टेंट आपके लिए हिंट है कि आप लोगों ने फार्मूला आप डायरेक्ट यूज़ करना है या इन्वर्स। तो हम इन्वर्स यूज़ करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में मैंने ये बोला है कि बाय कीपिंग ओमेगा कांस्टेंट, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ए सी और आर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि इसको डबल कर दें, रेडियस को डबल कर दें, तो ए सी पे क्या इफेक्ट होगा, तो हम बोलेंगे ए सी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर यूँ होता ना, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इफ़ यू डबल द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यहाँ तक सवाल होता इफ़ यू डबल द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और बाय कीपिंग एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट वाला वर्ड यूज़ ना होता, तो फिर आप लोगों ने इस ऊपर वाले से आंसर करना था। ये कब होगा कि अगर ये क्वेश्चन होता व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इफ़ यू डबल द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, बस इतना सवाल होता, तो फिर ये कंडीशन नहीं गिवन थी, आप लोगों ने जनरल फार्मूला यूज़ करना था, और उसमें कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो देखिए अगर रेडियस जो है वो डबल हो रहा है तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए ए सी ने फिर क्या होना है, हाफ होना है। तो इस केस के अंदर आपका जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर होगी बात आपको। तो इन फार्मूलाज को एक दफ़ा आप लोगों ने इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आप वैल्यूज़ पुट करके क्रिएट करते हैं तो बहुत आसान थीम है, आपको बहुत इजीली ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। अब फुल जैसे बच्चों हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक मेन है, जो कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है इन सर्कुलर मोशन। तो याद ही रखें कि सर्कुलर मोशन में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं
तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की टोटल 4 टाइप्स बनती हैं, उनके पहले नाम लिख लेते हैं। जो पहली टाइप अभी हम पढ़ेंगे वो है सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन। इसको हम ए और सबस्क्रिप्ट में सी से डिनोट करते हैं, ए सी इसकी सिंबल होती है। दूसरा जो हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम ए टी से डिनोट करते हैं। और जो थर्ड टाइप आप लोगों ने एक्सेलरेशन की पढ़नी है उसको हम बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। और जो लास्ट टाइप हम पढ़ेंगे वो आप लोगों की है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। तो एक्सेलरेशन की आपके पास 4 टाइप्स होगी, सेंटीमीटल, टेंजेंशियल, नेट एक्सेलरेशन। इसको ये भी कहते हैं, इसके साथ मैं सबस्क्रिप्ट में NET भी लिख देता हूँ, नेट ना भी लिखें तो बात एक ही है। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अब हम बारी बारी इन सबको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट लेते हैं सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन से। सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन को समझने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करें ये एक सर्कल है और इस सर्कल में एक कोई बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ के अलाउंग मूव कर रहा है। ये सर्कल का सेंटर O है, बॉडी की मास m अज्यूम कर लेते हैं और बॉडी सर्कुलर पाथ के अलाउंग मूव कर रहा है। एक चीज़ अपने पल्ले बांध लें कि जब भी सर्कुलर मोशन होगी, सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा। हमेशा का मतलब क्या है? जब भी सर्कुलर मोशन होगी सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा, ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब इसको समझना शुरू करते हैं। देखिए, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उस बॉडी की अगर हम वेलोसिटी बनाना चाहें तो हमें पता है उस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट होती है। ये मैंने कुछ टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, अलोंग दी किधर होगी? टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। टेंजेंट क्या होता है कि द लाइन विच टचेज द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। लेकिन ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इस कर्व को, ये कर्व है इस जगह पर सोचें, इसको सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये बात याद रखनी है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो उस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग दी क्या होगी? टेंजेंट होगी। अब मुझे बताएं, सपोज कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट होगी, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी। अभी हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड को कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, अब देखना ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट है बॉडी की, तो क्या जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं उस बॉडी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है या नहीं है? क्या ख्याल है, बताएं शाबाश। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी नहीं होगी? तो हम बोलेंगे अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी करे तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। वेलोसिटी बच्चों आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, मतलब जिसे हम स्पीड कहते हैं, वो तो चेंज नहीं हो रही। तो फिर वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल किस सेंस में है? जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इस केस में, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही लेकिन वेलोसिटी जो है उसकी क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हो कि अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई स्टडी करें तो उसमें पहली बात हम लोगों ने क्या सीखी? स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन वेलोसिटी उसकी वेरिएबल होगी। और वेलोसिटी किस सेंस में वेरिएबल होगी? इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। वो आप देख लें कि इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। कोई भी जो वेक्टर होता है वो 2 तरह से चेंज होता है, या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों चीज़ें चेंज हो रही हों। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ कौन सा? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अब बच्चों आप लोगों ने याद रखना है वेलोसिटी की जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन के बारे में क्या है उसको याद रखना है कि ये वो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है विच प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैं तो अक्सर कह रहा होता हूँ, अब इसके बारे में ये लाइन लिखने, ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने देखे ना ओनली का वर्ड खुद ही लिखा है इसके, आपको सही कंसेप्ट क्लियर हो
कि इस एक्सेलरेशन के बारे में याद रखना है, ये सिर्फ कब प्रोड्यूस होगा, ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी, यानी जब बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो ही इस एक्सेलरेशन ने प्रोड्यूस होना है। तो मुझे बताओ, मैंने एक शुरू में क्या कहा था कि जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इस एक्सेलरेशन ने मस्ट क्या होना है, प्रोड्यूस होना है। तो हमें समझ आ गया कि मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हर वक्त क्या होगी, चेंज होगी। जब डायरेक्शन मोशन हर वक्त चेंज होगी तो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देंगे। तो बच्चों ये में कंफर्म हो गया कि ये वाला एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, और सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये वाला एक्सेलरेशन मस्ट सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस होगा। आइदर वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या कौन सी हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों के अंदर ये वाला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब इससे आगे बात करते हैं। अब अगली बात ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो अलोंग दी रेडियस टुवर्ड्स दी सेंटर होगी। तो मैंने क्या लफ्ज़ बोला है, अलोंग दी रेडियस और टुवर्ड्स सेंटर होगी। तो दोनों बातें याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग दी रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर होगी। क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग दी रेडियस होती है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस होती है और टुवर्ड सेंटर होती है, इसलिए इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब ज़रा देखें कि ये बॉडी की इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, या यूँ कह सकते हैं ये बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का देखें एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इस 90 डिग्री एंगल को हम नॉर्मल भी तो बोलते हैं ना। तो क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के नॉर्मल है, इस वजह से इस एक्सेलरेशन को कुछ लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो आपको समझ आ गया नॉर्मल इसको किस सेंस में कहते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नॉर्मल या परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर किससे, डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एक और चीज़ ज़रा देखें, जब बॉडी इस जगह पर होगा तो इस वक्त देखें इसके सेंटीमीटर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इसके परपेंडिकुलर अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। अब एक जो कॉमन कंसेप्ट है ना, जो गलती हुई है, जिस तरह एफएससी की बुक में भी एक एमसीक्यूज है कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो अक्सर लोग ये चूज़ करते हैं कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। देखिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन खुद सोचो क्या इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। अगर आपको इस वक्त इसी बोर्ड के ऊपर डायग्राम देख रहे हो तो इस वक्त इसकी डायरेक्शन जो है, इस वक्त इस पॉइंट पे ज़रा देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन नेगेटिव किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूँगा तो इस वक्त इसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की ये बात बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर रहती है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उस टुवर्ड सेंटर की जो पोजीशन है वो तो बार बार क्या हो रही होती, चेंज हो रही होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन करे उस वक्त बॉडी का जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होगी। वो क्यों चेंज हो रही होती है, अब ये दो बातें माइंड में रखें ना, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। बाकी चीज़ों का आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। इसकी मैग्नीट्यूड पे भी हम बात करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैग्नीट्यूड का क्या सिचुएशन होगी, लेकिन डायरेक्शन हमें समझ आ रही है कि इसकी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही होगी। और इसकी डायरेक्शन हम लोग ने सीख लिया टुवर्ड सेंटर है। आगे बात करते हैं, और यहाँ से जो छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको वैसे ही समझ आ रहे होंगे ना। अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल कितने डिग्री है, तो आप देख लें 90 डिग्री बन रहा है, 90 है ना। इसी तरह सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का और अगर वेलोसिटी का एंगल आपसे पूछ रहे तो वो भी तो कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इस बॉडी का ये जो अगर बॉडी इस जगह पर होगी ना तो इसकी मास m है इस जगह पर। अगर इसकी मास इस वक्त m है तो इस मास m का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसकी ये डायरेक्शन होगी,
ये मास m है और ये इस मास m का पोजीशन वेक्टर है, तो मैं इसके साथ r कैप लिख देता हूँ। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर नहीं होती। पोजीशन वेक्टर जो है इस बॉडी की पोजीशन को बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसका मतलब कि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर होगी। तो अब बच्चों क्या एमसीक्यू बना कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और किसका जो पोजीशन वेक्टर है इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इन दोनों के दरमियान में अगर आपका एंगल का एमसीक्यू आ जाता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल 180 डिग्री होगा। ये बात मैंने इसलिए डिस्कस की है ना, मैं शुरू में आपको क्या बोल रहा था कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस है। इसी वजह से बच्चों को लगता है कि शायद सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और आर जो है इसके दरमियान में एंगल 0 होगा। एंगल 0 नहीं होगा, एंगल 180 होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बताता है उस बॉडी की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या सादा लफ्ज़ों में पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन सेंटर से अवे होगी। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा हो गया, 180 डिग्री बनेगा। तो आपके एमसीक्यू कौन कौन से इकट्ठे हो गए, एक ये एमसीक्यू तो आपको समझ आ गया, एक ये वाला एमसीक्यू हो गया, ये इसके साथ ही इसका बच्चा है छोटा सा, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री एंगल होगा। अब बच्चों आते हैं हम इस टॉपिक की कैलकुलेशन की तरफ कि इसके कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। अब बच्चों बात करते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो अभी हम लोगों ने देखा है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होती है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होगी। सपोज करेंगे सर्कल का सेंटर है तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, और फिर मैंने आपको पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट भी बताया था, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर होती है। और इस पॉइंट पे अगर हम लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ले लें तो लीनियर वेलोसिटी हमें पता है अलोंग दी टेंजेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि अभी हम लोगों ने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा है v²/r। अब इसके ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो इसकी वेक्टर फॉर्म के आते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आप AC इज़ इक्वल टू, लेकिन v²/r तो उसी तरह लिखा रहेगा। अब ये तो मैग्नीट्यूड लिखी हुई है कि जब किसी भी वेक्टर का स्क्वायर लेते हैं तो वो उसकी मैग्नीट्यूड बन जाती है। अब आप लोगों ने इसको वेक्टर बनाना है तो किसी भी नंबर को वेक्टर बनाने के लिए या मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए हम उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस AC को वेक्टर बनाने के लिए, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड थी, मैग्नीट्यूड को सिंबॉलिकली वेक्टर बनाने के लिए हम उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात हमें समझ आ गई। लेकिन इसको आर कैप से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग रेडियस है ना, इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग रेडियस है। लेकिन हमें ये भी पता है इसकी डायरेक्शन अलोंग रेडियस की वजह से आर कैप लिखा है, और दूसरी बात ये कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर भी है, तो टुवर्ड्स सेंटर की वजह से हम माइनस साइन लगा रहे हैं। तो माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, कि इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर है, इसलिए फार्मूला में हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। एक तो ये एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है इसकी वेक्टर फॉर्म करेक्ट कौन सी है, तो ये वाली वेक्टर फॉर्म है। कैसे बनी वो हम बात कर चुके हैं, आगे चलते हैं। AC इक्वल टू, इस माइनस को शुरू में लें तो v²/r हो जाएगा। अब r कैप की इसमें वैल्यू पुट करो। r यूनिट वेक्टर क्या होता था, r वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम AC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो माइनस v²/r, अब r इंटू आर मिलकर क्या हो जाएंगे, r² इंटू r वेक्टर हो जाएगा। अब बच्चों ये दूसरी वेक्टर फॉर्म भी आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए लाजमी याद रखनी है। इसमें देखें जो पेपर में आप कंफ्यूज होते हैं, हमें याद हुआ होता है नीचे r आना है, तो याद रखें अगर यूनिट वेक्टर हो तो इधर r ही आएगा, लेकिन अगर इस जगह पर पोजीशन वेक्टर लिखा हो तो नीचे फिर r नहीं आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, r² आएगा। एक चीज़ होगी। दूसरा हम लोगों ने आज इसका फंडा पढ़ा था कि AC इक्वल टू r ω² भी होता है, तो यहाँ से भी हम इसकी वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। वही लॉजिक है, इधर एरो लगा देंगे, इधर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और से क्यों किया है, अलोंग रेडियस डायरेक्शन है, माइनस साइन लगा देंगे कि जो शो करेगा इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है। एक ये आपका एमसीक्यू बन गया। दोबारा आप इसमें r कैप की अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो AC इज़ इक्वल टू r ω² इंटू, अब ये जो आप इसमें अगर वैल्यूज पुट करते हो और माइनस साइन स्टार्ट में आ जाता है तो इसकी वैल्यू बनेगी r वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये वाला r आपके इस r से कैंसिल हो जाएगा, तो AC इज़ इक्वल टू माइनस ω² इंटू r वेक्टर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं,
देखिए इस फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, आर ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस आर है, लेकिन यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने याद रखना है यहाँ 2 आर आ रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड वाला है, एक यूनिट वेक्टर वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोगों ने पोजीशन वेक्टर लिखा होगा तो फिर मैग्नीट्यूड वाला आर आप देख लें क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो ये याद रखिए कि 4 डिफरेंट इसकी वेक्टर फॉर्म है और इन सारी वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चंस का भी आपको आइडिया होना चाहिए।